हेलो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम लेने वाले हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स क्लास 12th का चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं कुछ बेसिक कंसेप्ट्स अबाउट मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, आपने अभी सिलेबस चेंज हुआ था, उस अकॉर्डिंग आपने 11th क्लास में माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ ली होगी और अब आप 12th में पढ़ने वाले हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो माइक्रो और मैक्रो में डिफरेंस क्या है? सबसे पहली बात तो ये, तो जो आपकी माइक्रो इकोनॉमिक्स थी जो आपने 11th क्लास में पढ़ी थी, उसमें क्या था कि आप एक इंडिविजुअल कस्टमर, इंडिविजुअल प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे थे, आप किसी एक पर्सन, एक फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे थे। ठीक है, जितनी भी चीजें थी, डिमांड थी, सप्लाई थी, वो किसी एक कमोडिटी के बारे में हो रही थी। ठीक है, एक फैक्टर था उसमें काम करने वाला। लेकिन जब हम मैक्रो की बात करते हैं, यानी कि हम एक बड़े एस्पेक्ट पे पहुंचते हैं, और जब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, तब कंट्री एज अ होल की बात होती है। अब जब हम पूरी कंट्री की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ प्रोडक्शन यूनिट भी ज़्यादा होंगी। ठीक है, प्रोडक्शन फैसिलिटीज़ ज़्यादा होंगी। वहाँ पे हम नेशनल इनकम की बात करेंगे, किसी पर्सनल इंडिविजुअल की इनकम की बात नहीं करेंगे, हम नेशनल इनकम की बात करेंगे। तो हम ये सारी चीज़ें अब हम मतलब इस बुक में पढ़ने वाले हैं। तो हमारा इसका फर्स्ट चैप्टर जो है, ठीक है, उसके हम फर्स्ट टॉपिक पे आ चुके हैं कि टू वे क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स। जितना भी हमारा सामान होता है, जो भी चीज़ हम यूज़ करते हैं, वो गुड्स होते हैं। ठीक है, आपको पता है। अब गुड्स का क्लासिफिकेशन दो तरीके से किया गया है, लेकिन हम पहले बेसिकली अपनी सिंपल वाली लैंग्वेज में पढ़ के देखते हैं कि क्या होता है, कैसे होता है गुड्स का क्लासिफिकेशन। अब हमें पता है कुछ गुड्स जो हम पढ़ते हैं वो हम फाइनली यूज फॉर हाउस होल्ड, यानी कि कुछ ऐसे गुड्स होते हैं जो कि किसके लिए यूज होते हैं, फाइनली हाउस होल्ड्स के लिए यूज होते हैं, जो आप अपने अपने घरों में यूज करते हैं, जो हम लोग घरों में यूज करते हैं। इसके अलावा कौन से गुड्स होते हैं जो प्रोड्यूसर यूज करते हैं? कुछ गुड्स ऐसे होते हैं, कुछ चीजें सामान ऐसी होती है जो प्रोड्यूसर फैक्ट्रीज में यूज करते हैं। कुछ का यूज हम करते हैं रिपीटेडली। ठीक है, मतलब रिपीटेडली कैसे? एक साइकिल है, आपने एक साइकिल चलाई, कल भी वही चलाओगे, परसों भी वही चलाओगे, तो ये रिपीटेडली यूज गुड्स हो गए। ठीक है, और एक गुड्स होते हैं जो आप सिर्फ एक बार यूज कर सकते हो। एक बार यूज कैसे कर सकते हो? जैसे मान लो आप कोई खाने पीने की चीज खा रहे हो, मिल्क अगर एक बार पिया खत्म हो गया, बस एक बार ही, वंस ओनली, सिर्फ एक बार यूज करने वाले गुड्स। इसके अलावा कौन से गुड्स होते हैं? उसके अलावा चीजें होती हैं जो फिक्स्ड एसेट्स होते हैं। फिक्स्ड एसेट्स कौन से होते हैं? जो कि अगर फैक्ट्रीज में लगाए जाएं तो वो फिक्स रहें, उनके पैसे वेस्ट ना हो। जैसे मान लो मशीन से, अगर आपने मशीन लगा ली तो एक बार पैसे लगा के वो फिक्स हो गया ना, अब वो हमारी एक तरह के एसेट्स बन गए। एसेट्स क्या होती हैं? जिसमें हम अपने पैसे इन्वेस्ट करते हैं, वो हमारी एक तरह से हमारे पैसे, हमारी प्रॉपर्टी हो गई, तो फिक्स्ड हो गई। फिक्स क्यों? क्योंकि वो हम काफी लंबे टाइम तक यूज कर सकते हैं। फैक्ट्री में एक तो फिक्स्ड असेट्स यूज होते हैं। उसके अलावा कौन से असेट्स यूज होते हैं? रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल वाले कौन से होते हैं? अब फैक्ट्रीज में अगर आप मशीन लगाओगे तो मशीन के साथ साथ कुछ ऐसी चीजें भी तो होंगी जो रॉ मटेरियल होगा। मान लो अगर आपकी शर्ट की कंपनी है, किसकी कंपनी है? शर्ट आपको प्रोड्यूस करते हो शर्ट, तो आपको एक तो फैक्ट्री में क्या चाहिए? मशीन चाहिए। मशीन तो हो गई आपकी फिक्स्ड एसेट्स। और रॉ मटेरियल क्या होगी? जो आप कॉटन लाओगे, कॉटन की शर्ट बनाओगे ना, सूती कपड़े की, तो कॉटन का पौधा होगा, उसमें से कॉटन निकलेगी, तो कॉटन क्या होगी? रॉ मटेरियल होगी, जो रॉ मटेरियल खुद खत्म होता है। तो इस तरह से कुछ यूजेस के अकॉर्डिंग आप ऐसी इन्हें क्लासिफाई कर सकते हो, लेकिन इनके इकोनॉमिकल जो नाम है, जो आप टर्म्स यूज करोगे, वो ये वाले यूज नहीं करोगे। ये तो आपको सिर्फ समझाने के लिए। जैसे अगर मान लो कोई शूज और शर्ट है, वो आप घर पे यूज करते हो। ठीक है, प्रोड्यूसर क्या क्या चीज यूज करता है? ट्रक या ट्रैक्टर्स वगैरह, ये प्रोड्यूसर यूज करता है। सिर्फ एक बार यूज होने वाली चीजें कौन सी हैं? जो मैंने आपको बताया, चॉकलेट हो गई, मिल्क हो गई। ठीक है, बार बार यूज होने वाले से कंप्यूटर, फोन, आप हर बार यूज करते हो। रॉ मटेरियल क्या क्या हो गया? मान लो बिस्किट की फैक्ट्री है, तो उसमें जो आटा आएगा वो रॉ मटेरियल है। उसके अलावा वो चीजें जो फिक्स एसेट्स हैं, वो मशीनरी वगैरह मैं आपको बता ही चुकी हूँ। ठीक है, ये तो हो गई आपकी नॉर्मल लैंग्वेज वाली कि हाँ हम ये चीजें देखते हैं। अब इन्हीं आधारों पर इन्हें दो पार्ट्स में बांटा गया है, दो तरीके से इनका क्लासिफिकेशन है। दो मतलब एक ये तरीका है, दूसरा ये तरीका है। इसमें क्या है? एक तो कंजप्शन गुड्स या फिर कंज्यूमर गुड्स, जिन्हें कंज्यूम कौन कर रहा है? कंज्यूमर, यानी कि हम लोग कंज्यूम करते हैं। इनका अभी हम डीपली पढ़ेंगे क्या क्या होता है। ठीक है, एक होता है कैपिटल गुड। कैपिटल गुड मतलब, जहाँ कैपिटल मतलब क्या होता है? एक तरह से हम जब इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमारी कैपिटल बनती है ना। कैपिटल एक तरह का निवेश होता है, जो हमारा इन्वेस्टमेंट होता है, उसे हम कैपिटल गुड कहते हैं। जो भी हमने इन्वेस्ट किया है किसी भी चीज में, तो वो जो हमारा कैपिटल है, उससे हम आगे प्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, तो कंज्यूमर गुड जो हमने कंज्यूम कर लिया, कैपिटल गुड जो हमने इन्वेस्ट किया, यानी कि इन्वेस्ट कौन करता है? एक प्रोड्यूसर करता है। तो कैपिटल गुड में क्या हो गया? जो एक प्रोड्यूसर अपने लिए खर्च करता है और फिर उसे प्रोड्यूस करता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं दूसरा तरीके से क्या डिवाइड हो गया अब उसके यूज पे, कि वो एज अ फाइनल गुड यूज हो रहा है या फिर वो एज अ इंटरमीडिएट गुड यूज हो रहा है। फाइनल गुड क्या होता है? फाइनल से समझ में आ रहा है ना, यानी कि अब उसमें कुछ जुड़ना नहीं है, वो बीच का नहीं है, वो लास्ट का है।
लास्ट का कैसे है, अब उसमें कुछ पैसे नहीं जुड़ने, अब उससे कुछ बनेगा नहीं। और इंटरमीडिएट गुड क्या है, वो बीच का गुड है, अभी वो फाइनल गुड नहीं है, बाजार में बेचा नहीं जा सकता। अब इसे समझते हैं थोड़ा अच्छे से। अब आप ये देखो, मान लो आपको बिस्किट बनाने हैं, ठीक है, बिस्किट की आपकी कंपनी है, तो आप उसके लिए फ्लोर लाओगे, कहीं से आटा लाओगे, ठीक है, पानी लाओगे, शुगर लाओगे, ये सब क्या इंटरमीडिएट गुड है, ठीक है, क्योंकि अभी ये फाइनली नहीं बने हैं। इन सबको मिला के जब आपका बिस्किट तैयार हो जाएगा, वो सिर्फ कंज्यूमर यूज करने वाला है, उसमें कोई वैल्यू एडिशन नहीं होगा, ठीक है, इन सबकी तो वैल्यू जुड़ी, तो ये तो क्या इंटरमीडिएट गुड, क्योंकि बीच वाले प्रोसेस वाले हैं, ठीक है। और ये जो फाइनल वाला है, ये क्या है, फाइनल गुड। तो हमारे यूज कौन कर रहा है, और वो मतलब उसमें इन्वेस्टमेंट, मतलब उसमें और पैसे जुड़ेंगे या नहीं, उसकी और वैल्यू बढ़ेगी या नहीं, उस आधार पर बनेगा फाइनल गुड या इंटरमीडिएट गुड। अगर पैसे जुड़ेंगे और उसमें, तो इंटरमीडिएट गुड। अगर उसमें पैसे सारे जुड़ चुके हैं, यानी कि जितनी मेहनत लागत आनी थी उसकी आ चुकी है, तो वो फाइनल गुड, ठीक है। अब यूज कौन कर रहा है, उस हिसाब से ये बटे कंज्यूमर गुड और कैपिटल गुड। तो हमने ये देख लिया, अब इनका थोड़ा डीप पढ़ते हैं। चलिए अब आगे चलते हैं। तो कंजप्शन गुड्स जो होते हैं या फिर कंज्यूमर गुड्स जो होते हैं, वो 4 तरह के होते हैं। हमें ये तो समझ में आ गया कि कंज्यूमर गुड क्या है, जो कंज्यूमर कंज्यूम कर रहे हैं, हम लोग उसे कंज्यूम कर रहे हैं नॉर्मल, हम कोई प्रोडक्शन नहीं कर रहे अगर, ठीक है, हमारी कोई फैक्ट्री नहीं है, कोई बिजनेस नहीं है, हम घर वाले लोग हैं, ठीक है, घर पे यूज कर रहे हैं, तो हमारे लिए। तो ये पहला तरीका हो गया। एक तो ड्यूरेबल, ड्यूरेबल मतलब ड्यूरेशन, टर्म सुनिए, ड्यूरेशन मतलब जो लंबे टाइम के लिए होता है। तो ड्यूरेबल क्या हो गया, जो लंबे टाइम तक के लिए यूज होता हो, ठीक है। तो ड्यूरेबल हो गया जो लंबे टाइम के लिए यूज होता हो। उसके बाद क्या यूज कर रखा है इन्होंने, उसके बाद इन्होंने दे रखा है सेमी ड्यूरेबल। सेमी ड्यूरेबल क्या होता है, जो उससे थोड़े कम टाइम के लिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल ड्यूरेबल कौन सा हो गया, जैसे टीवी हो गया, ठीक है। अगर आप टीवी यूज करते हो तो आप बहुत लंबे समय तक यूज करते हो, कभी 5 साल, 10 साल तक, 15 साल तक भी टीवी यूज किया जा सकता है। तो ड्यूरेबल कौन सा गुड हो गया, जैसे टीवी। सेमी ड्यूरेबल जो इतने लंबे टाइम तक ना हो, लेकिन थोड़ा सा लंबे टाइम तक हो, जैसे हमारे कपड़े, ठीक है, हम एक दिन पहनते हैं और अगले दिन दूसरे कपड़े, ऐसे तो नहीं पहनते, ठीक है। हम कितनी देर, कितने टाइम पहन सकते हैं इन्हें, कपड़ों को, हम कभी 1 महीना, 2 महीना, कुछ लोग 1 साल, 2 साल, ठीक है, इतना हम अपने कपड़ों को यूज कर सकते हैं। इसके अलावा सेमी ड्यूरेबल कौन से होते हैं, जैसे हमारा फर्नीचर होता है, हम अपने फर्नीचर को 2 साल, 3 साल आराम से यूज कर सकते हैं, ठीक है। हम इसे ड्यूरेबल गुड्स में मान सकते हैं, लेकिन वो डिपेंड करता है कि आप कैसे उसे यूज कर रहे हो। तो ड्यूरेबल गुड तो बहुत ही लंबे टाइम के लिए हो गया, जैसे 10 से 15 साल के लिए, ठीक है, आप वही कर रहे हो, उसी का यूज कर रहे हो। सेमी ड्यूरेबल सिर्फ 1-2 साल, 6 महीने आप उसका यूज ऐसे करते हो, ठीक है। तो ड्यूरेबल समझ में आ गया, सेमी ड्यूरेबल समझ में आ गया। अब नॉन ड्यूरेबल मतलब ड्यूरेशन ही नहीं है, यूज करिए और खत्म। क्या चीज यूज करते हो और खत्म हो जाती है तुरंत, खाने पीने की चीजें हमारी, ठीक है, हमने चॉकलेट यूज करी और खत्म, हम उसका यूज दोबारा नहीं कर सकते। तो ये क्या है, नॉन ड्यूरेबल गुड्स, ठीक। इसके अलावा कौन से गुड्स हो सकते हैं, अब देखो, इसके अलावा जो गुड्स हो सकते हैं वो है नॉन मटेरियल गुड्स, यानी कि सर्विसेज, ठीक है। एक तो हो गया लंबे टाइम तक यूज कर लो, एक थोड़े कम टाइम के लिए यूज कर लो, एक यूज करते ही खत्म हो गया। और चौथा क्या है, नॉन मटेरियल गुड्स, यानी कि कुछ ऐसे सामान जो मटेरियल, यानी कि एक हार्ड कॉपी में नहीं मिलेंगे तुम्हें, जैसे सर्विसेज जो होती हैं। मान लो डॉक्टर आया, डॉक्टर ने आपको दवाई दी, तो डॉक्टर कोई अपने आप में मटेरियल थोड़ी है, डॉक्टर क्या एक सर्विस प्रोवाइड करवा रहे हैं हमें, ठीक है। तो डॉक्टर हैं, डोमेस्टिक सर्वेंट्स हैं, लॉयर हैं, इन सब, ये टीचर्स हैं, ये क्या करते हैं, सर्विस प्रोवाइड करवाते हैं। तो आप इन्हें कोई गुड्स चीजें नहीं कह सकते ना, आप ये कह सकते हैं कि उसकी ड्यूरेशन कितनी है, सेमी ड्यूरेशन है, या फिर नॉन ड्यूरेबल है, खत्म हो जाएगी, मतलब डॉक्टर सिर्फ एक का ही इलाज कर सकता है, फिर उसकी वैल्यू खत्म है, ऐसा कुछ नहीं है। तो 4 तरह के होते हैं कंज्यूमर गुड, यानी कंज्यूमर, हम लोग जो कंज्यूमर्स होते हैं वो कैसे कैसे कंज्यूम करते हैं, लंबे प्रोडक्ट्स मतलब लंबे टाइम तक के लिए, छोटे टाइम तक के लिए, बिल्कुल भी जिसका टाइम ना हो वो, और सर्विसेज यूज करते हैं। तो हम ये चारों चीज यूज करते हैं, हमें ये कंसेप्ट समझ में आ चुका है कि कंज्यूमर गुड्स क्या होते हैं। आगे चलते हैं। उसके बाद हमने देखा था कैपिटल गुड्स, अब हम पढ़ते हैं कैपिटल गुड्स क्या होते हैं। कैपिटल गुड्स बेसिकली वो होते हैं जो प्रोड्यूसर यूज करते हैं। मैंने कहा ना कैपिटल गुड्स यानी कि कैपिटल मतलब इन्वेस्टमेंट होती है, कुछ हमने कुछ इन्वेस्ट किया है। अब जब इन्वेस्ट करा है, यानी कि हम उससे कुछ बिजनेस चाहेंगे, ठीक है। इन्वेस्ट हम तभी तो करते हैं जब उससे कुछ प्रोडक्ट की उम्मीद रखते हैं, और जब हम किसी प्रोडक्ट की उम्मीद रखते हैं तो हम खुद तो कंज्यूम नहीं कर रहे उस चीज को। तो कैपिटल क्या होता है, इन्वेस्टमेंट जब हम करते हैं ना, वो वाली चीजें कैपिटल गुड्स होती हैं। तो कैपिटल गुड्स की कुछ वैल्यू मतलब कुछ अपने फीचर्स होते हैं, क्या क्या होते हैं ये देख लो आप। ये ऐसे वो होते हैं जो एक तो प्रोड्यूसर यूज करता है। कौन यूज करता है, प्रोड्यूसर यूज करता है, पहली बात। दूसरी बात कि ये बहुत ही ज्यादा हाई वैल्यू के होते हैं। कैसी वैल्यू के होते हैं, हाई वैल्यू के होते हैं। अगर तुमने कंप्यूटर खरीदा, मान लो कोई ऐसा लैपटॉप, कंप्यूटर, टैबलेट खरीदा जो 50,000 का, और आप सॉफ्ट कॉपी में ही काम करते हो, सॉफ्टवेयर का ही काम करते हो कुछ, तो आपके लिए क्या है, वो कैपिटल गुड है, क्योंकि आपकी इससे इनकम होगी बाद में। तो जिससे मेरी इनकम हो और वो हाई वैल्यू की भी हो, एज अ प्रोड्यूसर अगर मेरी इनकम हो रही है उससे, तो मैं प्रोड्यूसर हुई, और उसकी कैसी वैल्यू, हाई वैल्यू हो, और साथ में उसमें डेप्रिसिएशन भी लगता हो। अब ये डेप्रिसिएशन क्या टर्म नहीं है,
तो जो डेप्रिसिएशन होता है, डैप होता है, यानी कि जब आप किसी एक मशीन को यूज करते हो, हमने कहा कि कैपिटल गुड वो जो लंबे टाइम तक यूज हो सकते हो, हाई वैल्यू के हों, और तो जब तुम किसी भी चीज को लंबे टाइम तक यूज करोगे तो उसकी वैल्यू कम होती है ना, होती है। अगर मान लो आपने सेकेंड हैंड बाइक की बात करो, ठीक है, अभी हम देखेंगे सेकेंड हैंड बाइक की हम कैसे बात कर रहे हैं यहाँ पे। देखो, अगर सेकेंड हैंड बाइक है यहाँ पे, ठीक है, अगर आप ए पर्सन हो, यानी कि आपने नई बाइक खरीदी है, आपने खरीदी है वो 20,000 रुपए की, मान लो 20,000 की बाइक आती है, पता है, ठीक है, तो लगभग 30-40 हज़ार की मान लो आपने बाइक खरीदी, हमने मान लिया 40,000 की आपने बाइक खरीदी है। तो 40 की बाइक अगर आप उसे सेकंड हैंड में बेचोगे, किसी और को बेचोगे, तो वो लगभग 35 में या फिर 30 में ही खरीदेगा। अगर 1 साल भी हो गया, चाहे उसे 1.5 साल हो गया, तो कम में ही खरीदेगा। तो ये जो घाटा हुआ है ना आपको 5 से 10 हज़ार का, वो क्यों हुआ? यानी कि उसकी क्वालिटी में कुछ तो कमी आई है, तभी तो हुआ है। अगर वो सेम क्वालिटी की होती तो इतने कम पैसों में क्यों बिकती? खरीदी आपने 40 की, बेच रहे हो आप उसे 30 में, तो ये जो 10 हज़ार का घाटा हुआ है वो क्यों हुआ है? ये 10 हज़ार का घाटा ही आपका डेप्रिसिएशन होता है। यानी कि डेप्रिसिएशन क्या होता है कि जब आप किसी भी एक मशीनरी को लंबे टाइम तक यूज करते हो, तो उसमें जो कुछ यूज करने की वजह से, वियर एंड टियर की वजह से, इधर उधर रखने की वजह से, यूज करने की वजह से जो उसकी क्वालिटी कम हो जाती है, ठीक है, जो उसकी क्वालिटी में अंतर आ जाता है, वही अंतर क्या होता है? डेप्रिसिएशन होता है। तो कैपिटल गुड्स को, किसी भी गुड को अगर आपको कैपिटल गुड कहना है, तो आपको 3 उसके फीचर्स का ध्यान रखना पड़ेगा। ये 3 फीचर्स क्या क्या है? ये 3 फीचर्स हैं कि पहला, वो प्रोड्यूसर यूज करता हो उसे, ठीक है, कोई भी कंज्यूमर उसे यूज ना कर रहा हो। कौन यूज कर रहा हो? एक तो प्रोड्यूसर यूज कर रहा हो, दूसरा उसकी बहुत ज्यादा हाई वैल्यू हो, और उस पर डेप्रिसिएशन भी लगता हो। डेप्रिसिएशन मतलब वही जो लॉस हो जाता है, आप बार बार यूज करते हो तो कुछ ना कुछ उसकी वैल्यू कम होती है, ठीक है, तो इसलिए वो गुड्स क्या होते हैं? कैपिटल गुड्स होते हैं, ठीक है। अब वो देखो, आप पहला पॉइंट देखो, इसमें क्या लिख रहा है? पहला पॉइंट इसमें लिख रहा है कि ऑल मशीन्स आर नॉट कैपिटल गुड्स। आप हर मशीन को कैपिटल गुड नहीं कह सकते। अब आप सोचो कि हमने कहा मशीन क्या होती है? मशीन मतलब उससे कुछ प्रोड्यूस होता है, और अगर प्रोड्यूस हो रहा है तो भाई प्रोड्यूसर का गुड है, ठीक है, लेकिन वो कैपिटल गुड नहीं है। क्यों नहीं है? क्यों नहीं है कैपिटल गुड? क्योंकि जरूरी नहीं है कि हर मशीन का यूज सिर्फ प्रोड्यूसर ही करता हो। क्यों? अगर मान लो कोई सिलाई मशीन है, कोई स्विंग मशीन है, ठीक है, आपकी मम्मी उससे घर पे यूज करती है। वॉशिंग मशीन है, अगर उसे मम्मी घर पे यूज करती है। कोई और मशीन है जो घर पे यूज हो रही है सिर्फ आपकी बेनिफिट के लिए, आप उससे कुछ कमा नहीं रहे हो, ठीक है, तो वो सारे गुड्स क्या हो गए? वो आपके यूज के हो गए, वो तो कैपिटल गुड नहीं है ना। डिपेंड किस पे करा कि उसे यूज कौन कर रहा है। तो हर मशीन कैपिटल गुड नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि आपको देखना पड़ेगा उसे यूज कौन कर रहा है। एक प्रोड्यूसर यूज कर रहा है, एक कंज्यूमर यूज कर रहा है। एक मशीन कहाँ यूज हो रही है, उसका एंड यूजर क्या है, उसके एंड यूजर पे डिपेंड करता है कि वो एक कैसा गुड है। अब आगे देखते हैं। उसके बाद आपके पास एक सेकंड पॉइंट ये लिखा आ रहा है कि ऑल कैपिटल गुड्स आर प्रोड्यूसर गुड्स, बट ऑल प्रोड्यूसर गुड्स आर नॉट कैपिटल गुड्स। तो सारे कैपिटल गुड प्रोड्यूसर गुड तो होंगे, क्योंकि कैपिटल लगी है तो भाई प्रोडक्शन तो होगा, प्रोडक्शन होगा तो आप प्रोड्यूसर बन जाओगे। तो सभी कैपिटल गुड प्रोड्यूसर गुड तो होंगे, लेकिन सभी प्रोड्यूसर गुड कैपिटल गुड नहीं होंगे। अब ऐसा क्यों होगा? क्योंकि कैपिटल जब हम बात करते हैं, हम एक हाई वैल्यू की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं हम? हाई वैल्यू की, क्योंकि बहुत ज्यादा पैसे लगे होंगे उसमें। अगर मान लो एक मशीन है, मशीन में बहुत सारे नट बोल्ट्स लगे हुए होते हैं ना, कील लगी हुई होती हैं। जो ये नट बोल्ट्स होते हैं, ये भी प्रोड्यूसर का काम कर, मतलब वो प्रोडक्शन का तो काम कर रहे हैं, प्रोड्यूसर गुड तो है ये। लेकिन ये नट बोल्ट कैपिटल गुड नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इनकी कोई हाई वैल्यू नहीं है, इनके ऊपर कोई डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा, ठीक है, तो इनकी कोई हाई वैल्यू नहीं है। इसी हाई वैल्यू ना होने की वजह से वो जो प्रोड्यूसर गुड है वो कैपिटल गुड नहीं होंगे। तो एक कैपिटल गुड होने के लिए कंडीशन क्या क्या हो गई? प्रोड्यूसर यूज करें, ठीक है, उसके लिए हाई वैल्यू हो उसकी, उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगता हो। तो हर प्रोड्यूसर गुड ऐसा नहीं होता कि उस पर क्या हो? हाई वैल्यू हो उसकी, तो वो हर चीज कैपिटल गुड नहीं होती, ठीक है। तो प्रोड्यूसर गुड के लिए तो सिर्फ प्रोड्यूसर यूज करे ये काफी है, लेकिन कैपिटल गुड बनने के लिए क्या होगा? उसकी हाई वैल्यू भी होनी चाहिए, उस पर डैप भी लगना चाहिए। तो जब ये सब लग जाता है तब वो कैपिटल गुड बनता है, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, कैपिटल गुड हमारा समझ में आ गया। तो अब हम देखते हैं कंजप्शन गुड, यानी कि जिसे हम कंज्यूमर गुड कह रहे थे, और कैपिटल गुड, इनमें क्या डिफरेंस है। इन दोनों के डिफरेंसेस देखेंगे। तो पहली बात, जो कंजप्शन गुड्स होते हैं वो ह्यूमन की वांट को सीधे फुलफिल करते हैं। सीधे फुलफिल करना, अगर मान लो मुझे दूध चाहिए, ठीक है, मुझे दूध पीना है, तो वो जो दूध है वो मेरा कंजप्शन गुड है, क्योंकि वो मेरी वांट को सीधा फुलफिल कर रहा है, ठीक है। लेकिन अगर हम दूध को देखें, अगर वो कैपिटल गुड की तरह काम करने लग जाए, कैपिटल गुड की तरह काम कैसे करेगा? वो तो रॉ मटेरियल वो नहीं करेगा। चलो वो देखते हैं अभी। तो बात यह है कि कंजप्शन गुड है वो ह्यूमन की वांट को डायरेक्ट फुलफिल करता है, और जो कैपिटल गुड है वो डायरेक्ट फुलफिल नहीं करता है, वो प्रोड्यूसर यूज करता है अपने आगे की प्रोडक्शन के लिए, तो वो कैपिटल गुड बन गया, ठीक है। उसके बाद है इस पे जो एक्सपेंडिचर होता है, किस पे? कंजप्शन गुड पे जो एक्सपेंडिचर होता है उसे कहते हैं कंजप्शन एक्सपेंडिचर। क्या कहते हैं हम उसे? कंजप्शन एक्सपेंडिचर। कंजप्शन एक्सपेंडिचर क्यों कहते हैं? क्योंकि कंजप्शन के लिए उस पर खर्चा हो रहा है,
ठीक है। और जो कैपिटल के लिए होता है उसे हम कहते हैं इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर क्यों कहते हैं? क्योंकि प्रोड्यूसर इन्वेस्ट कर रहा है, ठीक है, और उस पर खर्चा कर रहा है, तो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, ठीक है। उसके बाद जो कंजप्शन गुड होता है वो हायर लेवल ऑफ वेलफेयर करता है पीपल का, वो क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ाता है। कंजप्शन गुड्स क्या होता है? तभी के तभी ये क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ाते हैं। जैसे मान लो आपको एसी की नीड है, आपने एसी लगा लिया, आप उसे कंज्यूम कर रहे हो, आप एज अ कंजप्शन गुड उसका यूज कर रहे हो, तो आपकी वैल्यू बढ़ गई, आपकी लाइफ की क्वालिटी बढ़ गई। लेकिन कैपिटल गुड क्या है? वो फ्यूचर में वैल्यू बढ़ा सकता है, ठीक है। अगर किसी चीज में आपने इन्वेस्ट करा है, वो जरूरी नहीं है आपका जो वेलफेयर है वो आज ही करेगा, आज ही नहीं करेगा, वो फ्यूचर के लिए इन्वेस्टेड है, तो वो फ्यूचर में करेगा। तो ये इसके बेसिकली 3 डिफरेंसेस हैं अगर आपको करने हैं, ठीक है। तो कंजप्शन गुड और कैपिटल गुड के 3 डिफरेंसेस क्या क्या है? वो ह्यूमन की इच्छाओं को खुद फुलफिल करता है, डायरेक्ट फुलफिल करता है, ये डायरेक्ट फुलफिल नहीं करता है, वो प्रोड्यूसर इन्वेस्ट करता है। इसके खर्चे को कंजप्शन एक्सपेंडिचर कहते हैं, इस पे खर्चे को इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कहते हैं। यहाँ पे क्वालिटी ऑफ लाइफ तुरंत प्रेजेंट में बढ़ जाती है, और यहाँ पे क्वालिटी ऑफ लाइफ फ्यूचर में बढ़ने की आशंका होती है कि फ्यूचर में उससे हमारा रिजल्ट आएगा। उसमें देखिए, अब हमने ये तो देख लिया कि किस में इन्वेस्टमेंट हो रहा है, कौन हमारी डायरेक्ट यूज कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, उस आधार पर हमने डिवाइड कर लिया, ठीक है, कंजप्शन गुड और कैपिटल गुड, कि प्रोड्यूसर यूज कर रहा है या फिर कंज्यूमर यूज कर रहा है। अब बात आ गई फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स क्या होते हैं। जो हमने ऊपर 2 वे क्लासिफिकेशन पढ़ा था, तो हम इसके सेकंड वे में आ रहे हैं। तो फाइनल गुड्स क्या होते हैं? फाइनल गुड्स वो गुड्स होते हैं जो फाइनली प्रोडक्शन सिस्टम के पूरे बाहर निकल चुके हैं, यानी कि वो बिकने के लिए तैयार हैं, अब उसमें कोई वैल्यू एडिशन नहीं होगा। अब मान लो अगर आपके को वही, हम बिस्किट का एग्जांपल लेके चलते हैं, बिस्किट बनाने हैं तो आपको चाहिए शुगर, ठीक है, आपको पानी चाहिए, आपको चाहिए उसका आटा, ठीक है। तो ये अभी फाइनल गुड नहीं है, ये अभी जुड़ेंगे, ठीक है। उसके बाद आपका क्या बनेगा? यहाँ पे बिस्किट तैयार होगा। ये जो बिस्किट है, अब इसमें अगर उसकी पैकिंग भी हो चुकी है, ठीक है, वो ट्रांसपोर्ट भी किया जा चुका है, तो वो फाइनल गुड बन चुका है। अब उसके अंदर कोई भी वैल्यू एडिशन नहीं होगा। वैल्यू एडिशन मतलब जब हमने शुगर डाला, अगर 5 किलो मतलब 5 रुपए की अगर मान लो रॉ मटेरियल लगा, 5 रुपए की शुगर लग गई, 1 रुपए का पानी लग गया, ठीक है, और आटा लग गया 2 रुपए का, तो लगभग 5, 6, 7, 8 रुपए का इसमें क्या लग गया? हमारा इंटरमीडिएट गुड लग गए, हमारे बीच वाले अंदर वाले गुड्स लग गए, जो कि फाइनल गुड अभी नहीं बने हैं, ठीक है। तो इन सबको मिला के बिस्किट हो गया 8 रुपए का, फिर इसमें पैकेजिंग हुई, फिर उसका ट्रांसपोर्ट हुआ, पेट्रोल वगैरह का खर्चा आके 2 रुपए और एडजस्ट हो गए, यानी कि 10 रुपए का हो गया अभी गुड। अब 10 रुपए के आगे अब इसमें कुछ भी वैल्यू एडिशन नहीं हो सकता, इसमें जितने पैसे लगने थे लग चुके हैं। तो ये अब हमारा बिस्किट क्या बन चुका है? फाइनल गुड बन चुका है। इनमें से कोई भी फाइनल गुड नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि इनमें अभी वैल्यू ऐड हो रही थी। 5 में ये 1 रुपया ऐड हुआ, फिर इनमें 2 रुपए ऐड हुए। अब इसमें कोई वैल्यू ऐड नहीं होने वाली है। क्योंकि इसमें कोई वैल्यू ऐड नहीं होने वाली है, इसलिए क्या बन गया? फाइनल गुड बन गया, ठीक है। तो फाइनल गुड क्या होते हैं? जो कि प्रोडक्शन लाइन से बाहर निकल जाता है, और अब क्या होगा? अब इसमें कोई भी और वैल्यू एडिशन नहीं होगा। अब फाइनल गुड भी 2 तरह के होते हैं। अब फाइनल गुड ऐसा भी हो सकता है कि कंज्यूमर यूज कर रहा हो, ऐसा भी हो सकता है कि प्रोड्यूसर यूज कर रहा हो। तो 2 तरह के होते हैं, फाइनल कंज्यूमर गुड और फाइनल प्रोड्यूसर गुड। अब बताओ, आप सोचो, अगर प्रोड्यूसर गुड है, यानी कि प्रोड्यूसर यूज कर रहा है, यानी कि वो उससे और प्रोडक्शन करेगा, तो वो फाइनल गुड कैसे हुआ? अब सोचने वाली बात यह है कि प्रोड्यूसर क्या यूज कर रहा है? मशीन को यूज कर रहा है मान लो, ठीक है। तो मशीन की वैल्यू थोड़ी ना बढ़ने वाली है, मशीन से जो प्रोडक्ट निकलेगा उसकी वैल्यू होगी, वो तो अलग चीज है, ठीक है। तो फाइनल गुड को कंज्यूमर भी यूज करता है और प्रोड्यूसर भी यूज करता है, ठीक है। कंज्यूमर यूज कर रहा है तो फाइनल कंज्यूमर गुड, और अगर प्रोड्यूसर यूज कर रहा है तो फाइनल प्रोड्यूसर गुड। तो इसी आधार पर, इन्हीं दोनों के आधार पर क्या बना है? इन्हीं दोनों के आधार पर यह बना है कि जो एक्सपेंडिचर होता है, एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल गुड, वो 2 तरह से होता है कि खर्चा कितना हुआ फाइनल गुड पे, कंजप्शन एक्सपेंडिचर और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर को जब आप जोड़ दोगे तब आपको पता चलेगा कि एक्सपेंडिचर फाइनल गुड्स पे कितना हुआ है। फाइनल गुड्स पे एक्सपेंडिचर कैसे पता चला? जब आपने कंजप्शन एक्सपेंडिचर को और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर को क्या कर दिया? जोड़ दिया। क्यों जोड़ा? कंजप्शन एक्सपेंडिचर कौन कर रहे हैं? कंज्यूमर। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कौन कर रहे हैं? प्रोड्यूसर। तो हर इंसान या तो कंज्यूमर होगा या प्रोड्यूसर होगा, ठीक है। या तो वो अपने, जब वो काम करता है, जहाँ काम करता है वहां पे अपने पैसे इन्वेस्ट करता है, या फिर वो अपनी रोजी रोटी, मतलब जब वो उस रोटी को खाने के लिए खर्चा करता है। हर इंसान इन 2 तरीके से खर्चा करता है। जो जितने भी फाइनल गुड्स हैं उनका एक्सपेंडिचर कैसे निकालोगे कि उस पर पूरे देश ने कितना खर्चा करा है? तो उसके खर्चे को निकालने के लिए आप जोड़ोगे कंजप्शन एक्सपेंडिचर और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, यानी कंज्यूमर ने कितना करा और इन्वेस्टमेंट प्रोड्यूसर ने कितना करा, ठीक है। ये हो गया, आपका समझ में आ गया, ठीक है। तो फाइनल गुड्स 2 तरह के होते हैं, फाइनल प्रोड्यूसर गुड और फाइनल कंज्यूमर गुड। डिपेंड करता है कि उन्हें कंज्यूम कौन कर रहा है। और प्रोड्यूसर भी फाइनल गुड को यूज करते हैं, मशीन वो प्रॉपर बनी बनाए लाते हैं, उसके बाद उस मशीन को नहीं बेचते, मशीन से अपना काम जो भी आप उसने उन्हें बनाना है वो निकाल के बेच देते हैं। और हाँ, ये भी बात है कि जितने भी फाइनल गुड्स हैं सिर्फ वही जीडीपी में इंक्लूड होते हैं। क्यों होते हैं सिर्फ वही जीडीपी में इंक्लूड? जीडीपी क्या होती है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट,
यानी कि हमारी डोमेस्टिक यानी कि हमारी कंट्री की जितनी बाउंड्री है उसके अंदर कितना प्रोडक्शन हुआ, जब हम इसे गिनते हैं तब हम सिर्फ फाइनल गुड के एक्सपेंडिचर गिनते हैं, यानी कि सिर्फ इसे गिनते हैं। क्यों? अगर हमने इंटरमीडिएट को भी गिना और फाइनल को भी गिना, अभी जैसे हमारी शुगर था, ठीक है, क्या क्या था, शुगर था, पानी था, ठीक है, शुगर, पानी, आटा, और उससे बना बिस्किट। तो बिस्किट के भी 20 रुपए 10 रुपए ऐड कर लिए तुमने, और इनका भी जो 5 रुपए थे, 1 रुपया था और 2 रुपए थे, इसके भी ऐड कर लिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, डबल काउंटिंग हो जाएगी ना। तो इसलिए सिर्फ पैसे किसके ऐड होते हैं, डायरेक्ट फाइनल गुड के ऐड होते हैं, इन सब के इंटरमीडिएट गुड्स के नहीं होते। तो जब हमने फाइनल गुड पढ़ लिया, इसमें ही हमने धीरे धीरे इंटरमीडिएट गुड भी पढ़ ही लिया है, तो थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देंगे। और इंटरमीडिएट गुड में, तो इंटरमीडिएट गुड क्या होता है, वो गुड जो भी प्रोडक्शन लाइन से बाहर ना निकला हो, अभी उसमें और वैल्यू एडिशन होना बाकी हो। जैसे अभी हमने देखा वो जो हमारा आटा था जिसे हमने यूज करा क्या बनाने के लिए, बिस्किट बनाने के लिए, अभी उसमें जब पानी जुड़ा, जब उसमें चीनी जुड़ी, जब उसमें बेकिंग के लिए क्या जुड़ा, अवन की हीट जुड़ी, जो भी इसमें जुड़ा, तो वो उसकी वैल्यू को बढ़ा रहा था ना। उस आटे की वैल्यू जो 2 रुपए किलो थी वो बढ़ के 10 रुपए का एक पैकेट बन गया। तो ये जो वैल्यू एडिशन हो रहा है ना, तो ये जो ये वाले गुड्स हैं जो अभी फाइनल गुड नहीं बने हैं, वो बीच वाले रास्ते वाले जो गुड्स हैं वो क्या होते हैं, इंटरमीडिएट गुड्स होते हैं। ठीक है, जिन्होंने अपनी प्रोडक्शन लाइन को क्रॉस ना किया हो, जिन गुड्स की अभी भी वैल्यू बढ़ना बाकी हो। इनकी गुड्स की वैल्यू तो बढ़ रही है, यही तो बन रहा है, इसमें आटा भी है, पानी भी है, और क्या है, चीनी है। तो इन्होंने उस गुड, इन सारी चीज़ों की वैल्यू बढ़ा दी ना इस बिस्किट ने, जब वो प्रोड्यूस हो गया। तो इंटरमीडिएट गुड्स वो होते हैं जिनमें भी वैल्यू और जुड़ने वाली होती है, और ये बिल्कुल फाइनल यूजर के लिए तैयार नहीं होते हैं। ठीक है, अब खाली पानी का फाइनल यूजर थोड़ी खरीदेगा बिस्किट के नाम पे, नहीं खरीदेगा ना। तो ये अभी फाइनल यूज के लिए तैयार नहीं हुए हैं, अभी इनमें प्रोडक्शन एक्टिविटी करना बाकी है। तो जिनमें प्रोडक्शन एक्टिविटी करना बाकी होता है वो क्या होते हैं, इंटरमीडिएट गुड्स होते हैं। ठीक है, अब क्या है, वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स क्या होती है, अल्टीमेटली फाइनल गुड की वैल्यू में जुड़ी जाती है। अगर मान लो आपने 1 रुपए का पानी खरीदा, 2 रुपए का आटा था और 2 रुपए की चीनी थी, तो फाइनल गुड में पेट्रोल वगैरह सब कुछ ज्वाइन करके, पेट्रोल किस लिए, उन्हें लाने ले जाने के लिए, और सबका प्रॉफिट जोड़ के अगर मान लो बिस्किट का पैकेट मान लो कितना हुआ है, 10 रुपए का हुआ है, तो इन सब की वैल्यू भी तो इसमें जुड़ी है ना, जुड़ी हुई है ना, इसमें भी 5 रुपए है ना इसके, यानी कि इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू अपने आप ही फाइनल गुड के प्राइस में जुड़ जाती है। हमें ये समझ में आ गया, ठीक है। अब क्या है, ये एक चीज समझो कि वैल्यू ऑफ आउटपुट, जो आपके आउटपुट की वैल्यू है, यानी कि बिस्किट, अगर मान लो आपका वो 10 रुपए का बिस्किट है, जो आपके आउटपुट की वैल्यू है, उसमें से अगर हम इंटरमीडिएट कंजप्शन निकाल दें, यानी कि इंटरमीडिएट कंजप्शन क्या था, वो जो आटा लगा, पानी लगा और चीनी लगा, वो जो हमने 5 या 8 रुपए, मान लो 8 रुपए लगे, ठीक है, टोटल। तो अगर हमने इसमें से 8 रुपए निकाल लिए तो बचेगा क्या, ग्रॉस वैल्यू एडिशन। और ये ग्रॉस वैल्यू एडिशन क्या है, यही ग्रॉस वैल्यू एडिशन होता है जो कि प्रोड्यूसर का, या फिर कह लो जो रिटेलर आपको सामान बेच रहा है, उसका प्रॉफिट होता है। तो प्रॉफिट कब निकलेगा, जब आप वैल्यू ऑफ आउटपुट में से, कि कितनी वैल्यू है उस आउटपुट की, उसमें से क्या माइनस कर दोगे, उसमें आपके कितने पैसे लगे, जब आप वो माइनस कर दोगे तब आपका निकल के आएगा ग्रॉस वैल्यू एडिशन, कि आखिर ग्रॉस वैल्यू ऐड कितनी हुई है उसके अंदर। ठीक है, तो ग्रॉस वैल्यू एडिशन एक तरह से आप प्रॉफिट की तरह से ले सकते हो, कि जब आप जितने का आपका प्रोडक्शन था उसमें से आपने क्या निकाल दिया, जितना आपने इन्वेस्ट किया, वो निकलते ही क्या बन जाएगा आपका ग्रॉस वैल्यू एडिशन। ठीक है, अब क्या है, नेक्स्ट बात है कि सेम गुड में भी फाइनल और इंटरमीडिएट। अब सेम गुड ही, एक ही गुड कोई क्या बन सकता है, फाइनल भी हो सकता है और इंटरमीडिएट भी हो सकता है। अभी अपने बिस्किट के एग्जाम्पल से ही टिके रहते हैं, वैसे तो कुछ कोई और एग्जाम्पल भी हम ले सकते हैं, लेकिन आपको उसी से ही सारी चीज़ें समझ में आ जाए, इसलिए मैं वही एग्जाम्पल लेती हूँ। अगर मान लो वो आटा था, अगर वो आटा आप घर पे यूज कर रहे हो, घर पे किस लिए यूज कर रहे हो, रोटियां बनाने के लिए, तो आप घर पे अपने कंजप्शन के लिए यूज कर रहे हो ना, तो वो गुड क्या हो गया, फाइनल गुड हो गया। ठीक है, वही आटा क्या हो गया, फाइनल गुड हो गया। लेकिन जब वही आटा कहाँ यूज हो रहा था, एक बिस्किट की फैक्ट्री में यूज हो रहा था, वो क्या था, एक इंटरमीडिएट गुड था। तो कोई भी गुड फाइनल और इंटरमीडिएट हो सकता है, एक ही गुड। अब वही मशीन की बात है, जैसे हमने सिलाई मशीन की बात करी थी, अगर सिलाई मशीन को कौन हम घर पे यूज कर रहे हैं तो फाइनल गुड है, ठीक है, लेकिन सिलाई मशीन इंटरमीडिएट नहीं होगा, कैपिटल गुड होगा। क्यों, क्योंकि सिलाई मशीन आगे नहीं बिकने वाली है। तो इंटरमीडिएट गुड और कैपिटल गुड में भी डिफरेंस आप समझ लो। कैपिटल गुड क्या होता है, जो मैंने आपको बताया ना, जब मैं आपको कैपिटल गुड बता रही थी तब मैंने रॉ मटेरियल बोल दिया था गलती से, और फिर मैंने वही रोक दिया था। वो क्यों रोक दिया था, क्यों, क्योंकि कैपिटल गुड रॉ मटेरियल नहीं होते, रॉ मटेरियल इंटरमीडिएट गुड होते हैं, क्योंकि रॉ मटेरियल्स की वैल्यू आगे बढ़ने वाली है। कैपिटल गुड ऐसे गुड होते हैं जिनकी वैल्यू आगे नहीं बढ़ने वाली है, लेकिन वो प्रोडक्शन करने वाले हैं। ठीक है, मतलब जो मशीन आपने एज अ कैपिटल गुड लगाई है, उस मशीन की वैल्यू नहीं बढ़ेगी। ठीक है, उस मशीन पे तो डेप्रिसिएशन लग रहा है, उस पे तो
यूज कर करके उसकी वैल्यू कम हो रही है, लेकिन उससे जो आप प्रोड्यूस कर रहे हो वो अलग है। तो इंटरमीडिएट और कैपिटल में भी आपको डिफरेंस समझ में आ गया कि मतलब इंटरमीडिएट भी प्रोड्यूसर यूज करते हैं और कैपिटल भी, लेकिन इन दोनों में डिफरेंस क्या है, कैपिटल में वैल्यू कम हो जाती है, जैसे मशीन की वैल्यू कम हो जाती है, धीरे धीरे मशीन खराब हो जाती है, और इंटरमीडिएट की वैल्यू बढ़ती है, जैसे रॉ मटेरियल जब फाइनल प्रोडक्ट बनेगा तो उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये कंसेप्ट भी हमें समझ में आ गया। ठीक है, तो सेम गुड फाइनल भी हो सकता है, इंटरमीडिएट भी। नेक्स्ट क्या है, व्हाट मैटर इज द एंड ऑफ यूज। डिपेंड क्या करता है कि हम यूज गुड्स को का एंड यूज कौन कर रहा है। अगर हम लोग एज अ कंज्यूमर कर रहे हैं तो फाइनल है, और एज अ प्रोड्यूसर कर रहे हैं तो वो इंटरमीडिएट है। तो नॉर्मल सा कंसेप्ट है, ये भी आगे समझ में। हम आगे चलते हैं। आगे का हमारा टॉपिक क्या है, डिफरेंस बिटवीन इंटरमीडिएट गुड एंड फाइनल गुड। जैसे अभी हमने डिफरेंस देखा था किस किस के बीच में, एक तो हमने डिफरेंस देखा कंजप्शन और कैपिटल के बीच में, मैंने आपको इंटरमीडिएट और कैपिटल के बीच में भी बता दिया। ठीक है, अब इंटरमीडिएट और फाइनल गुड के बीच में देखेंगे, बहुत ईजी सा डिफरेंस है। क्या है दोनों में डिफरेंस, देखो पहला डिफरेंस है कि इंटरमीडिएट यूज होता है, इंटरमीडिएट क्या है, अभी फाइनल यूजर उसे यूज नहीं कर सकता। फाइनल यूजर हम लोग मान लो हमें बिस्किट खाना है, हम आटे को थोड़ी ना खा सकते हैं, तो वो इंटरमीडिएट गुड है, इसलिए उसे वो फाइनल यूज के लिए तैयार नहीं है। फाइनल गुड नाम से ही पता चल रहा है कि वो फाइनल यूज के लिए तैयार है। ये एज अ रॉ मटेरियल यूज होता है, और ये एज अ रॉ मटेरियल यूज नहीं होता है, आप इसे डायरेक्ट कंज्यूम करने वाले हैं। इसके अलावा क्या है, ये इंटरमीडिएट को एक फर्म से दूसरी फर्म में ट्रांसफर किया जाता है कि आप उसे रीसोल्ड करो, यानी कि आप दोबारा बेचो। मान लो एक फैक्ट्री है जहां गेहूं से सिर्फ आटा पीसा जाता है, ठीक है, आटा पीसने वाली कंपनी है ए, तो आटा बनाया ए ने, उसे खरीदा बी कंपनी ने जो कि बिस्किट बनाने वाली कंपनी है, तो ए टू बी कंपनी ने बेचा तो, लेकिन ये इंटरमीडिएट क्यों है, क्योंकि बी वाली भी इसे रीसोल्ड करेगी, यानी कि इसमें कुछ बना के इसे दोबारा बेचेगी, यानी कि उस आटे में जब वो चीनी और पानी मिला के बिस्किट बेचेगी, इसलिए क्योंकि ये रीसोल्ड हो रहा है। ए टू बी, जब ए से बी ने खरीदा, क्यों खरीदा, दोबारा और बेचने के लिए, तो इसलिए क्या हो गया, इंटरमीडिएट गुड हो गया। और फाइनल गुड क्या हो गया, ये ए टू बी अगर दोबारा बेचने के लिए ना खरीदती है, सिर्फ अपने यूज के लिए खरीदती है, अगर यहीं पे ए और बी क्या हो जाता है, ए एक शॉप हो जाती है और बी हम लोग हो जाते हैं खाने वाले उस बिस्किट को, तो यही फाइनल गुड हो जाता। ठीक है, तो इंटरमीडिएट गुड कौन सा होता है, वो गुड जिसे दोबारा रीसोल्ड करने के लिए खरीदा जा रहा हो, और फाइनल गुड वो जिसे दोबारा रीसोल्ड ना किया जा रहा हो, सिर्फ कंज्यूम किया जाए। ठीक, इंटरमीडिएट में वैल्यू जुड़ना बाकी होता है, जैसे बिस्किट 2 रुपए का था, वो सॉरी जो आटा था 2 रुपए का था, उसमें वैल्यू ऐड हुई, पानी जुड़ गया, बाकी सारी चीजें जुड़ गया, प्रॉफिट जुड़ गया, और वो 10 रुपए का बिस्किट बना, तो इसमें वैल्यू अभी और ऐड होती है। फाइनल में अब कोई वैल्यू ऐड नहीं होनी है, क्योंकि वो फाइनल हो चुका है, अब कुछ उसमें है नहीं। उसके बाद क्या है, जो इंटरमीडिएट पे एक्सपेंडिचर होता है, आप उसे वही कहोगे इंटरमीडिएट कंजप्शन या फिर इंटरमीडिएट कॉस्ट। ठीक है, इंटरमीडिएट कॉस्ट यानी कि आपने बीच में जितनी अपनी कॉस्ट लगाई है, या फिर उसे जितना कंजप्शन आपने उस पर किया है। और फाइनल गुड्स का क्या होता है, फाइनल एक्सपेंडिचर होता है, जो भी आपने फाइनली एक्सपेंड किया है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया, जिसमें हमारी जो कैपिटल जुड़ती है वो भी होता है, और हमारा जो क्या होता है इंटरमीडिएटरी होता है, वो दोनों जुड़ जाता है। ठीक है, तो सी प्लस आई का मतलब क्या है, फाइनल में सी प्लस आई हो जाता है, यानी कि जितनी कैपिटल लगाई है आपने वो, और जितना आपने इंटरमीडिएट गुड लगाया वो, और साथ में फाइनल में और प्रॉफिट भी जुड़ जाता है, जो अभी आपने माइनस करके निकाला था, ग्रॉस वैल्यू एडिशन। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद नेशनल प्रोडक्ट में, या फिर जब आप नेशनल इनकम निकालते हो, नेशनल इनकम का आपका नेक्स्ट चैप्टर आएगा शायद से। ठीक है, तो नेशनल इनकम जब हम निकालेंगे तो सिर्फ फाइनल गुड को हम यूज करेंगे। क्यों, मैंने आपको बताया, अगर मान लो आपने बिस्किट का 2 रुपए अलग से जोड़े, 1 रुपया पानी का, ठीक है, और फिर 2 रुपए आपने चीनी के भी जोड़ दिए, और उसके बाद आपने बिस्किट के भी 10 रुपए जोड़ दिए, तो यहाँ पे भी बेफालतू में पैसे ऐड हुए। ठीक है, और यहाँ पे भी इनके पैसे ऑलरेडी हैं, तो डबल काउंटिंग हो जाएगी ना। जब आप नेशनल इनकम लगाओगे तो डबल काउंटिंग से बचने के लिए क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ फाइनल गुड को नेशनल इनकम में लाते हैं, तो एक डिफरेंस ये हो गया। ठीक है, तो हमारा ये समझ में आ गया। अब जरूरी क्यों है इन दोनों में डिफरेंस करना, वही कि डबल काउंटिंग से बचा जा सके। जब भी आप नेशनल इनकम को काउंट करोगे तो नेशनल इनकम में आप डबल इनकम ना जोड़ लो, मतलब आप इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू दोनों की ना जोड़ लो, इसलिए हम इनमें डिफरेंस करना जरूरी हो जाता है। अब हम आगे चलते हैं, आगे क्या है, आगे है कंसेप्ट एंड कंपोनेंट्स ऑफ कंजप्शन एक्सपेंडिचर। अब कंजप्शन एक्सपेंडिचर करता कौन है, कंज्यूम कौन करता है चीजें। ठीक है, अगर आपको उनके कंपोनेंट्स और उसके खर्चा निकालना है तो आप क्या करोगे, तो उसका खर्चा निकालने के लिए सिर्फ आपको 3 लोगों की कंजप्शन को, 3 लोगों के खर्चों को जोड़ना है। ठीक है, तो क्या है इसमें, कंजप्शन कौन कौन करता है, या तो हम हाउस होल्ड करते हैं एज अ हाउस होल्ड। ठीक है, जो घरेलू लोग होते हैं हम लोग, अगर मान लो किसी की फैक्ट्री भी है तो फैक्ट्री का मालिक का घर भी होगा। ठीक है, अगर किसी की फैक्ट्री है तो मतलब वो तो इंटरमीडिएट गुड है। ठीक है, फैक्ट्री में तो क्या होगा कि चीजें बनेंगी और वो बिकेंगी, तो वैल्यू हमें किसकी जोड़नी है, सिर्फ उस दुकान की जोड़नी है जहां से वो चीजें बिक रही हैं। ठीक है, यानी कि जब हम लोग ऐसा ग्राहक उसे खरीद लेंगे तब उसकी वैल्यू जुड़ेगी। तो इन शॉर्ट वैल्यू तो तभी जुड़ेगी जब कोई ग्राहक उसे खरीदे, कोई
हाउस होल्ड उसे खरीदे, ठीक है। और आप कहोगे कि हाउस होल्ड भी प्रोडक्शन करता है और फैक्ट्री वाले भी प्रोडक्शन करते हैं, तो फैक्ट्री वालों का तो आगे जाके ही जुड़ रहा है ना, फैक्ट्री जो प्रोड्यूस कर रही है वही ग्राहक खरीद रहे हैं। तो अल्टीमेटली अगर आप ग्राहकों का गिन लोगे तो फैक्ट्री का तो अपने आप ही गिने जाने वाला है। तो हर इंसान अपने आप में हाउस होल्ड तो होता ही है, क्योंकि सब अपने घर में रहते हैं, खर्चा करते हैं, ठीक है। तो आपको अगर कंजप्शन एक्सपेंडिचर निकालने की कितना कंज्यूम करा है हमारे देश की जनता ने, तो आप हाउस होल्ड को जोड़ लो। उसके अलावा गवर्नमेंट भी तो कंज्यूम करती है, जो गवर्नमेंट कंज्यूम करती है उसका गवर्नमेंट का अपना घर थोड़ी होता है कि गवर्नमेंट भी खर्चा कर रही है। तो सरकार एज अ नेशन का बजट कुछ खर्चा करती है, तो उसका खर्च भी आप यूज करोगे। जैसे सड़कें बनवाना, ठीक है, सड़कें किसी एक घर की वो थोड़ी है, नहीं है ना, तो वो सड़कों बनवाना ये सारी गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर हो गए। इसके अलावा जो नॉन प्रॉफिट प्राइवेट इंस्टीट्यूशन होते हैं, जैसे मान लो मंदिर है, मस्जिद है, गुरुद्वारे हैं, या फिर कोई एनजीओ है, जो इनके खर्चे होते हैं, जो ये कंज्यूम करते हैं, ये भी कोई घर नहीं कर रहे, घर में नहीं रह रहे, कोई प्रोडक्शन का काम नहीं कर रहे, ठीक है, जो आप इन्हें छोड़ दो। तो इन तीनों की जब आप कंजप्शन एक्सपेंडिचर को जोड़ लोगे तो आप फाइनली सबका कंजप्शन एक्सपेंडिचर जोड़ लोगे, ठीक है। तो समझ में आ गया कि कंजप्शन एक्सपेंडिचर आपको जोड़ना है तो आपको कौन से तीन जोड़ने हैं, एक तो हाउस होल्ड का खर्चा, एक गवर्नमेंट का खर्चा, और एक नॉन प्रॉफिट प्राइवेट इंस्टीट्यूशन का खर्चा। प्राइवेट यहाँ पे क्यों जोड़ा है, क्योंकि गवर्नमेंट आप ऑलरेडी ऊपर ऐड कर चुके हैं, तो डबल काउंटिंग ना हो इसलिए उन्होंने स्पेसिफिकली बता दिया जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है, ठीक है। तो इसी के साथ हम इसका पार्ट 1 कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट वीडियो आएगी आपके पार्ट 2 के लिए, जो कि आपका इंट्रोडक्शन या फिर कहो कि बेसिक कंसेप्ट सारे क्लियर कर देगी। कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ लेना। थैंक यू एंड बाय।